वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 12 जून और 12 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4,399 दिनों तक पद पर रहकर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी का। जून 2026 में किस राज्य की प्रसिद्ध जीआई टैग वाली तेजपुर लीची का पहला अंतर्राष्ट्रीय निर्यात दुबई को किया गया है? तो असम की। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के भूमि बंदरगाहों पर माल, यात्रियों और वाहनों के प्रबंधन को डिजिटल और सुगम बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर है विनिमय का। ठीक है। जून 2026 में केरल सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर है प्रियदर्शनी योजना को। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस यूरोपीय देश की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं? तो आंसर है स्लोवाकिया के। मई 2026 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी के अंदर सबसे ऊंचे मानव स्टैक का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जून 2026 में बान जलवायु बैठक के दौरान COP31 की सह अध्यक्षता जो कि तुर्की और ऑस्ट्रेलिया कर रही है, उसने वर्ष 2035 तक अंतिम ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का वैश्विक लक्ष्य प्रस्तावित किया है? तो आंसर है 35%। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई छात्रा एंजेलिना अरोरा द्वारा झींगे के छिलकों और रेशम से विकसित किया गया बायोप्लास्टिक लगभग कितने दिनों में पूरी तरह नष्ट या विघटित हो जाता है? तो इसका आंसर है 33 डेज। सैपलिंग साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ डायलॉग 2026 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर है अहमदाबाद में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये जो है सीतापुर में दी गई है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हाल ही में अपने हाक सिस्टम को ई कोर्ट से जोड़कर वन्यजीव अपराध प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है केरल। केरल वन विभाग ने अपने हाक सिस्टम को डिजिटल रूप से न्यायपालिका यानी ई कोर्ट के साथ जोड़ दिया है। ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। ठीक है। हॉक क्या है? तो यह एक क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वन्य जीवों से जुड़े अपराधों, शिकारियों और जानवरों की मौत का पूरा केंद्रीकृत डेटाबेस यानी कलेक्शन रखता है। ई कोर्ट एकीकरण का लाभ, अब वन विभाग को कागजी फाइलें नहीं भेजनी पड़ेंगी। प्राथमिक अपराध रिपोर्ट यानी POR से लेकर गवाहों की गवाही और कोर्ट के फैसले तक सब कुछ ऑनलाइन और रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा। इस सिस्टम को केरल वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने मिलकर विकसित किया है। इसकी सफलता को देखते हुए इसे कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा में भी लागू किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, उसका स्थान लेने वाली नई योजना का नाम क्या है? उस नई योजना का नाम है बीबी ग्राम जी योजना। देश की प्रसिद्ध मनरेगा योजना जो अब बीबी ग्राम जी यानी विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से जाना जाएगा। यह नई योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी। इस योजना के तहत अकुशल श्रम करने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के गारंटी शुदा रोजगार का अधिकार मिलेगा। काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर वेतन का भुगतान अनिवार्य है। ठीक है,
यानी 15 दिनों के अंदर उनका भुगतान हो जाएगा। खेती के मुख्य सीजन यानी बुआई और कटाई के दौरान गांवों में मजदूरों की कमी को रोकने के लिए राज्य सरकारें कुल 60 दिनों की कार्य मुक्ति अवधि यानी कृषि विराम घोषित कर सकती है। ठीक है, इस नए बदलाव के लिए सरकार ने 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम फंड आवंटित किया है। इसमें केंद्र और राज्यों का खर्च सामान्य रूप से 60:40 के रेशियो में यानी 60% जो है केंद्र सरकार देखेगी और 40% राज्य सरकार देखेगी, और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 का रेशियो, मतलब 90% केंद्र सरकार देखेगी और यहाँ पर 10% ही राज्य सरकारें देखेंगी के अनुपात में होगा। ठीक है, इस योजना के तहत गांवों के विकास का खाका तैयार करने के लिए युक्त धारा पोर्टल जैसी स्थानिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। तो किसका उपयोग किया गया है? युक्त धारा पोर्टल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के किस फ्लैगशिप अभियान ने अपने सफल 12 वर्ष पूरे किए? तो इसका आंसर हो जाएगा स्किल इंडिया। वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला है वे जयंत चौधरी जी हैं। ठीक है, स्किल इंडिया अभियान और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की घोषणा 10 जून 2016 को हुई थी, जिसने 10 जून 2026 को अपने 12 वर्ष पूरे किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को रोजगार और भविष्य की तकनीकों के लिए कुशल बनाना है, ताकि विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा किया जा सके। देश में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI की संख्या वर्ष 2014 के 9,776 से बढ़कर 2026 में 13,888 हो गई है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए सोअर स्किल फॉर AI रेडीनेस जैसी पहल शुरू की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में मोटर दुर्घटना यानी कार एक्सीडेंट दावों के लिए गृहिणियों के घरेलू कार्य का न्यूनतम मूल्य कितना निर्धारित किया है? तो इसका न्यूनतम मूल्य जो है 30,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गृहिणियों द्वारा की जाने वाली घर की देखभाल, खाना बनाना और बच्चों या बुजुर्गों की सेवा जैसी अवैतनिक सेवाएं परिवार के लिए एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक योगदान है। दुर्घटना में इसकी हानि होने पर अलग से मुआवजा मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस घरेलू देखभाल का न्यूनतम मूल्य 30,000 रुपये प्रति माह तय किया है। भारत में ऐसे सड़क हादसों के दावों का निपटारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत गठित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है। यह नया फैसला वर्ष 2017 के प्रसिद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय शेट्टी मामले में तय किए गए मुआवजे के नियमों में एक अतिरिक्त आधार जोड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में उत्तर प्रदेश में घरेलू और विदेशी निवेश यानी FDI को आकर्षित करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने किस राष्ट्रीय एजेंसी के साथ सहयोग करने की सहमति व्यक्त की है? तो इसका आंसर है इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया के साथ सहमति व्यक्त की गई है। यह भारत की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है जिसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी। ठीक है, यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधीन काम करती है। 10 जून 2026 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश में घरेलू निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को तेजी से आकर्षित करने के लिए इन्वेस्ट यूपी और इन्वेस्ट इंडिया के बीच समझौता हुआ है। यह निर्णय इन्वेस्ट इंडिया की MD और CEO निवृत्ति राय और इन्वेस्ट यूपी के CEO विजय किरण आनंद की उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया।
दोनों एजेंसियां मिलकर निवेशकों तक पहुंच बनाएंगी और उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रस्तावों को जल्दी से जमीन पर उतारने यानी लागू करने के लिए काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी को $25 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है UNRWA। ठीक है, भारत ने 11 जून 2026 को फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को $25 लाख की पहली किस्त सौंपने की घोषणा की है। यह राशि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए भारत द्वारा दी जाने वाली वार्षिक $50 लाख की कुल सहायता का हिस्सा है। इस राशि का उपयोग गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में रह रहे शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाएं देने के लिए किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNHRC नवीन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के अंत तक दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 117.8 मिलियन। UNHRC यह जो है यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। यह शरणार्थियों और बिना नागरिकता वाले लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी है और 1951 का शरणार्थी समझौता शरणार्थियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़ा सबसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज है। पिछले एक दशक यानी 10 साल में पहली बार दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की कुल संख्या में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, वर्ष 2025 के अंतिम तक यह संख्या घटकर 117.8 मिलियन रह गई, जो साल 2024 के अंत में 123.2 मिलियन थी। ठीक है, इस गिरावट का मुख्य कारण विस्थापित लोगों का अपने देश लौटना है। साल 2025 में लगभग 44 लाख शरणार्थी अपने मूल देशों यानी विशेषकर अफगानिस्तान, सूडान और सीरिया वापस लौटे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में जारी ICC पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर बरकरार है? तो इसका आंसर है भारत। 11 जून 2026 को हुए वार्षिक अपडेट के बाद भारत 118 रेटिंग अंकों के साथ दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बना हुआ है। टॉप 3 में जो है 113 अंक के साथ न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर और 109 अंक के साथ ऑस्ट्रेलिया जो है तीसरे स्थान पर बना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका का 102 अंक है, जो अब पाकिस्तान को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, भारत T20 रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में इन स्पेस ने इसरो के किस सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट की तकनीक निजी क्षेत्र की कंपनियों को सौंपने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है? तो इसका आंसर है LVM-3। इन स्पेस जो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र एक ऐसी सरकारी संस्था है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। ठीक है, आवेदन करने वाली कंपनी कम से कम 7 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके पास एरोस्पेस का 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और सालाना इनकम जो है 800 करोड़ रुपए के ऊपर होना चाहिए, तभी वो जो है इस पे अप्लाई कर सकता है। तो 10 जून 2026 को की गई इस घोषणा के बाद अब चुनी गई भारतीय निजी कंपनियां खुद LVM-3 रॉकेट का निर्माण, संचालन और कमर्शियल उपयोग कर सकेंगी। ठीक है, इस कदम से रॉकेट बनाने और लॉन्च करने की रफ्तार बढ़ेगी, जिससे इसरो अपने गगनयान जैसे बड़े और उन्नत मिशनों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकेगा। LVM-3 भारत का सबसे भारी परिचालन लॉन्च व्हीकल है, जिसे लोकप्रियता के कारण बाहुबली भी कहा जाता है। इस रॉकेट ने भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन को अंतरिक्ष में भेजा था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय खगोलविदों ने पुणे की युगमार्ट दूरबीन का उपयोग करके मेसियर 69 और 70 तारा समूहों में
कितने नए मिली सेकेंड पल्सर तारों की खोज की है? तो 5 तारों की। ठीक है। पुणे के खगोलविदों ने भारत की उन्नत जयंत मीटरवेव रेडियो दूरबीन का उपयोग करके अंतरिक्ष में 5 नए मिली सेकेंड पल्सर खोजे हैं। इसने 2 पल्सर मेसियर 69 में और 3 मेसियर 70 में मिले हैं। ठीक है। ये मेसियर सूची क्या है? तो मेसियर 69 और मेसियर 70 अंतरिक्ष की गहरी धुंध वाली वस्तुओं को पहचानने वाली एक प्रसिद्ध सूची का हिस्सा है। ठीक है। और मिली सेकेंड पल्सर क्या है? तो ये बहुत ही तीव्र गति से घूमने वाले मृत न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ये इतनी तेज घूमते हैं कि कुछ ही मिली सेकेंड में अपना एक चक्कर घूमकर पूरा कर लेते हैं। ठीक है। ये मेसियर 69 और मेसियर 70 नाम के गोलाकार तारा समूहों यानी ग्लोबुलर क्लस्टर में पाए गए हैं, जो हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे के सबसे पुराने और घने हिस्सों में से है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। राहवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार के अवसरों तक पहुंच बढ़ाना है। इस पहल के तहत राज्यव्यापी डिजिटल सेवा प्रदाताओं यानी डीएसपी का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। सरकार की योजना राज्य भर में लगभग 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की है। इस पहल से 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजन होने की उम्मीद है। तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।